हेलो एवरीवन, नमस्ते। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। मेरा नाम डॉक्टर रोहिणी घावरी है और आज से आप सभी मेरी ज़िंदगी के इस सफ़र में जुड़ेंगे। मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि मैंने अपनी लाइफ को किस तरीके से जिया, मैंने बचपन से लेकर अब तक किस तरह के कौन-कौन से अचीवमेंट्स हासिल किए, कौन-कौन सी प्रॉब्लम्स मैंने फेस की, किस परिवार में मेरा जन्म हुआ, किस तरह की प्रॉब्लम्स हमारे परिवार में हम लोगों ने देखी। ये वीडियोस बनाने का और आप सबको अपनी ज़िंदगी से रूबरू कराने का मकसद सिर्फ़ इतना है कि मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि किसी की भी ज़िंदगी आसान नहीं है भाई। सबकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। हम सब रोते भी हैं, हम सब हँसते भी हैं और हम सब वो सारी चीज़ें फेस करते हैं जो दूसरा कर रहा है। तो ये मत सोचिए कि हमारी लाइफ की 12 बजी पड़ी है और बाकी सब खुश है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो दिखता है वो होता नहीं है। चलिए तो शुरू से शुरू करते हैं। मैं आपको अपने बचपन से लेकर अपनी ज़िंदगी के, जैसे मैं अभी 32 साल की हूँ, आई एम 32 ईयर्स ओल्ड। तो 32 साल की ज़िंदगी में मैंने क्या-क्या चैलेंजेस देखे और क्या-क्या किया और क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा अब तक की ज़िंदगी में। ये रोहिणी जीवनी बनाने के लिए मैंने सिर्फ इसलिए सोचा कि एटलीस्ट ज़िंदा रहते अपनी कहानी लोगों को मैं बता सकूं। क्या पता, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, हम कब कहाँ कैसे चले जाएं। तो कम से कम इन वीडियोस के माध्यम से मैं आप लोगों तक हमेशा रहूं और घर-घर तक लोग मेरी कहानी को सुने। तो चलिए चलते हैं उस एक तारीख से जब मैंने इस दुनिया में जन्म लिया। 28 अगस्त 1993, 28 अगस्त को इंदौर में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में मेरा जन्म हुआ। इस दुनिया में आने की खुशी, मेरे इस दुनिया में आने की खुशी सबसे ज़्यादा मेरे मम्मी पापा, मेरे पूरे घावरी परिवार को थी। क्यों? क्योंकि घर के पहले बेटे की पहली बेटी, मेरे पापा घर के पहले बेटे हैं और उनकी पहली पुत्री ने जन्म लिया। शादी के 5 साल बाद 88 में शादी हुई, 93 में मैं बॉर्न हुई। तो 5 साल का ये इंतज़ार उस वक्त मेरे मम्मी पापा के लिए बहुत डिफ़िकल्ट था। साथ ही मेरे पापा के साथ ही उनके छोटे भाई की भी शादी हुई थी। तो दोनों भाइयों की सेम टाइम पे शादी हुई। तो मेरे छोटे अंकल के यहाँ 2 बच्चे हो गए। मेरे 2 बड़े भाई बहन हैं, सूरज भैया और रोशनी दीदी। तो 2 बड़े मतलब छोटे अंकल के बच्चे मुझसे बड़े हैं। तो मम्मी के लिए ये सफ़र बहुत डिफ़िकल्ट था, क्योंकि आप जानते हैं कि घर में उस तरह के उस ज़माने में अगर महिला का 5 साल तक बच्चा नहीं हो रहा है तो उसको किस तरह की प्रॉब्लम्स फ़ेस करनी पड़ती है। जिसमें मेरी मम्मी की नौकरी लग गई थी मेरा शादी के 1 साल बाद ही। लेकिन फिर भी नौकरी करने वाली महिला से ज़्यादा ज़रूरी उस वक्त ये होता था कि भाई महिला को बच्चा हुआ या नहीं। तो मेरे मम्मी पापा ने बहुत सारी मिन्नतें की। ऐसा कोई मंदिर नहीं है जहाँ पर वो नहीं गए मन्नतें मांगने कि भाई हमारे घर में बच्चा आए या मेरी मम्मी को बच्चा हो उसके लिए। क्योंकि मेरा बड़ा भाई मतलब मुझसे पहले एक बच्चा हुआ था और वो पेट में ही उसकी डेथ हो गई थी। तो फिर वो मम्मी पापा के लिए वो बहुत डिफ़िकल्ट टाइम था। तो फिर मेरे मम्मी पापा ने मुझे बहुत प्यार से रखा, बहुत ही लाड़ प्यार से हर एक चीज़ को बिल्कुल एकदम प्रिंसेस की तरह। गरीबी में भी थे लेकिन फिर भी वो गरीबी में भी प्रिंसेस ट्रीटमेंट मुझे दिया कि हर एक चीज़, जहाँ तक मुझे बताया जाता है मेरे ही परिवार के द्वारा कि किस तरीके से मेरी मम्मी मेरे पापा मुझे रखते थे। तो 5 साल की जब मैं हुई, उसके बाद की तो चीज़ें मुझे खुद याद है। उसके पहले की चीज़ें आई एम सॉरी गाइज़ मुझे याद नहीं है क्योंकि मैं बहुत छोटी थी। लेकिन हाँ, 5 साल के बाद की तो चीज़ें मुझे थोड़ी-थोड़ी याद है। मुझे आज भी याद है अपनी ज़िंदगी का स्कूल का वो पहला दिन, जब क्रिश्चियन एमिनेंट में मैं पहली बार स्कूल गई थी पहले दिन। रोते हुए गई थी ऑफ कोर्स उस टाइम पे। तो मेरे पापा, वहाँ हमारे इंदौर में छप्पन दुकान बहुत फेमस है। तो वहाँ से मेरे लिए पूरा मेरा टिफ़िन वगैरह सारी चीज़ें वहाँ से मुझे लालच दे के, वो छोटी उम्र के बच्चे की तरह, कि भाई स्कूल जाना है और ये खाएंगे। मुझे गुलाब जामुन बहुत पसंद थे उस टाइम पे। तो हमारे यहाँ पे 4 भुजा के गुलाब जामुन है, आज भी है, बहुत फेमस है इंदौर में। तो वहाँ से गुलाब जामुन दिलाना, ये करना, ये सब करके मुझे लेके जाते थे। मेरी मम्मी पापा की ख्वाहिश थी, क्योंकि मेरी मम्मी
बीमा हॉस्पिटल में सफाई कर्मी हैं। तो मेरे मम्मी पापा की इच्छा थी कि हम मतलब मेरे पैदा होने से पहले ही उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि जो भी बच्चा हमारे घर में आएगा उसको हम इस स्कूल में भेजेंगे, क्रिश्चियन एमिनेंट में, जो इंदौर में है। आप अभी भी है वो स्कूल, तो वहाँ पर भेजेंगे। लेकिन उसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा थी उस वक्त। डॉक्टर्स के, मेरी मम्मी के साथ के जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, उनके बच्चे वहाँ पर पढ़ते थे। तो मेरे मम्मी पापा ने कहा कि ठीक है, एक रोटी में से आधी रोटी खाएंगे लेकिन बेटी को हम वहीं भेजेंगे। तो उन्होंने मुझे वहाँ पर स्कूल, तो सब एरिया के लोग, मेरे जो जिस एरिया में मैं रहती थी वहाँ के सबसे अच्छे स्कूल में मैं जा रही थी। तो सब लोग मेरी ड्रेस देखते थे। उस टाइम पे मैं जाती थी, मेरे पापा के पास उस टाइम पे हीरो पुक हुआ करती थी, तो मैं खड़े होके आगे उसके ऊपर जाती थी। तो ये बहुत खूबसूरत वो टाइम, मुझे छोटी छोटी चीज़ें अभी भी याद है कि ये सब चीज़ें रही है, क्योंकि मेरे मम्मी पापा ने कभी भी हमारी एजुकेशन के साथ सेक्रीफाइस नहीं किया। उन्होंने एक एक साल कपड़े नहीं खरीदे होंगे, उन्होंने अच्छा खाना नहीं खाया होगा, दाल रोटी में जीवन निकाल लिया होगा, लेकिन उन्होंने कभी भी हमारी एजुकेशन से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। इसीलिए मैं सैल्यूट करती हूँ अपने पेरेंट्स को, और आप सब भी बिल्कुल सैल्यूट कीजिएगा कमेंट्स के माध्यम से कि ऐसे माँ बाप इस दुनिया में ईश्वर, परमात्मा, इस ब्रह्मांड की शक्ति, यूनिवर्स सब बच्चों को दे, जो अपने बच्चों को इस तरीके से रखे। मेरे लिए तो जीवित भगवान है मेरे माँ बाप, और मैं बहुत प्यार करती हूँ। इस दुनिया में मैं किसी से प्यार करूँ ना करूँ, लेकिन मैं अपने मम्मी पापा से बहुत प्यार, देखो जब भी उनकी बात करती हूँ मेरे इमोशंस एकदम से जाग जाते हैं, क्योंकि दूर उनसे तो थोड़ा और आ जाता है कि जिन माँ बाप ने इतना प्यार से रखा, अभी उनसे दूर हूँ, बट कोई बात नहीं। थोड़ा सा सॉरी, हाँ, आई एम वेरी इमोशनल पर्सन। तो आपको ना वीडियोस में जब जितने मेरे किस्से सुनोगे ना, आप देखोगे कि मैं रोने लगूंगी। तो प्लीज़ टैकल कर लेना, आई एम वेरी इमोशनल पर्सन। ओके, चेंज करते हैं। तो मेरा क्रिश्चियन एमिनेंट का सफ़र रहा 6th क्लास तक। तो मुझे पता है कि 2nd स्टैंडर्ड में मेरी टीचर्स कौन सी, मुझे आज भी याद है, मेरी एक फ्रेंड थी, बेस्ट फ्रेंड उस टाइम पे, उसका नाम यज्ञा था। फर्स्ट क्लास में तो हम साथ में झूले झूलते थे, और वो छोटी छोटी वो मेमोरीज़ मुझे आज भी याद है। तो ठीक है, अब स्कूल से अब गए, तो उसके बाद में फिर मेरे पापा ने डिसाइड किया कि 6th स्टैंडर्ड में वो हमारा स्कूल चेंज करेंगे और हमें और बड़े स्कूल में लेके जाएंगे, क्योंकि जब तक मेरी छोटी बहन भी आ गई थी जो डॉक्टर है अभी, वो मुझसे सिर्फ 2 साल छोटी है। तो उसकी मतलब मैं अगर 5th में हूँ तो वो उस टाइम पे 3rd में थी, ऐसे हम दोनों का 2 क्लास का डिफरेंस है। तो फिर मेरे पापा एक बार केंद्रीय विद्यालय गए, वहाँ पर किसी एक अंकल ने जो वहाँ पर ही नौकरी करते थे उन्होंने बुलाया। तो मेरे पापा गए, उस स्कूल को देखा, तो मेरे पापा ने एकदम से, उनका दिमाग में आया, सपना देखा कि मैं अपनी ट्विंकल को, क्योंकि मेरा नाम घर का ट्विंकल है, रोहिणी तो मेरा ऑफिशियल नेम है, बट मुझे ट्विंकल प्यार से बोलते हैं। तो मेरे पापा ने कहा कि मैं अपने ट्विंकल को और अपनी रिंकू, क्योंकि मेरे पापा राजेश खन्ना के सबसे बड़े फ़ैन हैं, तो हम दोनों बहनों का नाम, क्योंकि हम दोनों घर की जब 2 बेटियां पैदा हो गई थी तो उन्होंने एक का नाम ट्विंकल रखा और एक का नाम रिंकू रखा, क्योंकि राजेश खन्ना की बेटियों के नाम वही है। तो मेरे पापा ने कहा कि अब मैं अपनी बेटियों को यहाँ पर भेजूँगा। तो वो अंकल ने कहा कि देखो, यहाँ तो ऐसे एडमिशन नहीं होते हैं, ये बहुत बड़ा चैलेंज है, या तो किसी अधिकारी के बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स होते हैं, और या तो फिर, हाँ, या फिर आर्मी वालों के बच्चे पढ़ते हैं, तो मुश्किल है। फिर भी मेरे पापा ने पूरी कोशिश कर ली और हमारा एडमिशन उन्होंने हम दोनों बहनों का केंद्रीय विद्यालय में कराया। तो 6th से लेकर 12th तक मैं केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 में पढ़ी। वहाँ का सफ़र, वहाँ पर हमने बहुत बड़े बड़े प्लेग्राउंड पहली बार देखे, क्योंकि मेरा जो ये क्रिश्चियन एमिनेंट था वो सेंट्रल एरिया में था, तो बड़े प्लेग्राउंड और वैसा नहीं था। जैसे ये मेरे पीछे एफिल टावर का ये एरिया दिख रहा है ना, इस लेवल पर वहाँ पे था उतना ग्राउंड्स वगैरह। तो मैं बहुत एक्साइटेड रहती थी स्कूल जाने के लिए और नए नए दोस्त बनाने के लिए। तो मेरी शिफ्टिंग 6th से वहाँ पर हो गई। तो फिर वहाँ से फिर हमने 6th से लेकर 12th तक मैंने वहाँ पर पढ़ाई करी। फिर स्कूल के दौरान मुझे खेलने का शौक़ था, और मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है कुसुम, वो 9th क्लास से मेरे साथ में थी। तो उसका भी, उसके पापा आर्मी में थे तो ट्रांसफ़र होकर वहाँ से आए थे। तो 9th क्लास से, एक्चुअली नो सॉरी, वन मिस्टेक, वो मेरे साथ 6th क्लास से ही थी, वो भी ट्रांसफ़र होके आई थी और मैं भी ट्रांसफ़र होके गई थी यहाँ से।
तो 9 क्लास से एक्चुअली हम लोगों ने खेलना शुरू किया था, इसलिए थोड़ी सी मिस्टेक हो गई कि हमारा ये खेलने का सफ़र कहाँ से स्टार्ट हुआ। तो वो वॉलीबॉल खेलती थी, तो वो मुझे लेके जाती थी कि रोहिणी खेलना है, तो मैं भी खेलने लगी धीरे धीरे। स्टार्टिंग में हाथ में बहुत लगती थी, यहाँ पर पूरा चोट आती थी, पर स्लोली 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 गया। फिर पहली बार खेलने गई तो मुझे आज भी याद है, जब मैं 11th क्लास में थी, 2 साल मैंने खेला, फिर उसके बाद मेरा सिलेक्शन हुआ, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय में ना 3 लेवल्स होते हैं गेम्स के। एक क्लस्टर लेवल होता है जिसमें आप फर्स्ट टाइम जब आप स्कूल से जाते हो, फिर उसके बाद में अगर आप अच्छा खेलते हो तो आपकी टीम रीजनल वाइज वहाँ पर, तो फिर आप रीजनल में सिलेक्ट होते हो, उसके बाद आप नेशनल प्लेयर बनते हो। तो मैंने तीनों क्रॉस किया और नेशनल प्लेयर बनी। तो मेरी फ्रेंड और मैं, हम उस टाइम पे कैप्टन हुआ करते थे वॉलीबॉल के। तो बहुत मतलब पहली बार जब मैं 11 क्लास में थी, 2000 हाँ 11 क्लास में थी सॉरी, तो पहली बार मैं घर से 10 दिन के लिए बाहर गई। मुझे आज भी याद है, हम लोग ग्वालियर गए थे, फिर हम ग्वालियर से, हाँ ग्वालियर खेलने गए थे हम लोग। तो वहाँ पर मैं 10 दिन, और अगस्त का मंथ था, मेरे बर्थडे के बाद का ही टाइम था। तो मैं 10 दिन भी अपने मम्मी पापा के बिना नहीं रह पा रही थी, और मैं रो रही थी वहाँ पे बैठ के। मम्मी पापा बोलते कोई बात नहीं, 10 दिन की तो बात है, क्योंकि पहली बार मैं घर से बाहर निकली थी और अपने मम्मी पापा के बिना रह रही थी। तो वो मेरे लिए हार्डेस्ट पॉइंट था, वो मैंने बताया। अच्छा, मैं आपको बातों बातों में एक चीज़ स्कूल के उसमें मिक्स करना पड़ेगी, आई एम सो सॉरी गाइज, मैं वो मेरी मुझसे मिस हो गई। मेरी दादी वाला टाइम, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि स्कूल का तो हो गया, ठीक है स्कूल तक तो आए, तो चलो नेशनल खेल लिया। मुझे मेरी दादी की डेथ 2009 में हुई थी। मेरी दादी के साथ मेरा बहुत अटैचमेंट था, मतलब हमारे घर में 16 पोता पोती है मेरे दादा दादी के, क्योंकि मेरे पापा 4 भाई हैं, और उनके 4 भाइयों के 4 बच्चे, 3 बच्चे, ऐसे करके हम 16 ब्रदर सिस्टर्स हैं। बट मैं मेरे दादा दादी की सबसे लाडली, दादी की स्पेशली बहुत, क्योंकि वो पहली बार मेरा हार्ट ब्रेक हुआ था 2009 में, क्योंकि वो बताना आपको बहुत ज़रूरी है। तो माइंड मत करना, थोड़ा बहुत अगर मिक्स हो जाए कहीं पर, तो वो स्कूल में मैं इतना ज़्यादा बिजी हो गई कि आपको ये बता नहीं पाई। या तो 2009 में मेरी दादी की डेथ हुई। अब मेरी दादी से मैं इतनी अटैच्ड थी, इतनी अटैच्ड थी, तो वो मेरा एकदम, मतलब मैं बस ये मिन्नतें करती थी कि जब मैंने अपनी दादी की डेड बॉडी देखी कि भगवान प्लीज़ इस मेरी दादी वापस आ जाए। मतलब वो पूरी रात हमने कैसे निकाली है, 10 जुलाई 2009 की, वो मुझे आज भी याद है। मेरी दादी का और मेरा एक किस्सा सुनाती हूँ आपको, कि बचपन में, आपको पता है मैं वाल्मीकि समाज से आती हूँ, तो वाल्मीकि समाज में उस टाइम पे ज़्यादातर लोग, आपको पता है क्या करते थे, आज तो कम हो गए, लेकिन क्या करते थे, सफाई का काम। तो मेरी दादी का एक मोहल्ला होता था, हमारे घर के पास ही है, तो मैं तो हूँ ही गरीब परिवार से, तो मेरी दादी झाड़ू के बदले रोटी मांगने जाती थी वहाँ पे। तो हम लोग घर घर से रोटी मांग के लेकर आते थे। तो मैं बचपन में छोटी सी थी, 2007-8 की बात है, तो मैं दादी के साथ जाती थी, दादी का हाथ पकड़ के, छोटी थी उस टाइम पे। तो फिर दादी के साथ में हम रोटी मांगते थे, तो हम ना जब बड़े बड़े घर देखते थे, तो मैं डिसाइड करके जाती थी दिमाग से कि वो फलानी आंटी के घर से, उनका घर बड़ा है, उनके घर से हमको अच्छी रोटी मिलेगी, पूड़ी मिलेगी, पराठा मिलेगा, बाटी मिलेगी, ऐसा। क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश में इंदौर का खाना है, उसमें हम लोग चूरमा और बाफले वाला खाते हैं। तो हम, कोई आंटी हमको बासी रोटी दे देती थी, तो हम दादी के साथ में थैली पकड़ के जाती थी। तो दादी ऐसे आवाज़ लगाती थी कि आ गए हम, हमें रोटी दे दो। तो वो वक्त मुझे याद है, और वो वक्त बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखो ये ऊर्जा कहाँ से आई है, छोटी छोटी चीज़ों से मेरे अंदर ये ऊर्जा आई। आज भी याद है, लाला का बगीचा है, देखो एक भी शब्द मैं कहीं पर भी, ये मेरी ज़िंदगी की कहानी है, एक शब्द भी मैं आपको ना झूठ बताऊंगी, ना कोई बड़ा बताऊंगी, बड़ा चढ़ा के, ना कुछ, एकदम सच बताऊंगी। तो वो दादी के साथ का टाइम, खुशी, सारी चीज़ें, पहली बार ताजमहल मैंने मेरी दादी के साथ देखा था। दादी के साथ गई थी 2009 में, और 4 महीने बाद ही डेथ हो गई थी दादी की। दादी घर से मेरे पापा से लड़ झगड़ के मुझे मेरी बुआ के साथ में, दादी और बुआ के साथ में मुझे लेके गई थी, तो वो लास्ट मेरी दादी के साथ सफ़र था। तो ऐसा ये रोटी मांगने वाला टाइम निकला, हम देखते थे कि भाई कहाँ से, इनके बच्चे कितने लकी हैं, कितने बड़े बड़े घर में रहते हैं, हमारा तो छोटा सा घर है, बस एक बेड बिछा दो, उसके ऊपर ऐसे लाइन से 4 लोग सो जाते हैं। वो वाला टाइम भी देखा है, और वो टाइम अपना कभी भी अपना
पास्ट, अपना बचपन, अपने स्ट्रगल को कभी नहीं भूलना है हमको भाई। हम उसी चीज़ में से निकल के आए और वो हमारी ज़िंदगी की हकीकत है। हमको ना छुपाना है, ना हमको झूठ बोलना है किसी को, हमें सब सच बताना है और ये हमारी रियलिटी है, तो रियलिटी को हमेशा एक्सेप्ट करना है। तो ये हो गया। तो ऐसे ही देखो, मैं ऐसे ही आपको छोटे-छोटे किस्से बताऊँगी। कोई मैं बहुत बड़ी कोई स्क्रिप्ट राइटर नहीं हूँ कि मैं स्क्रिप्ट बनाकर बैठी हूँ, तो मैं तो अपने किस्से शेयर करना चाहती हूँ और हर एक वीडियो में कोशिश करूँगी कि मेरा 20 मिनट से ज़्यादा का ना बढ़े, जिससे ना आप बोर हो, ना आपका टाइम वेस्ट हो, बिकॉज़ टाइम इज़ प्रीशियस। तो फिर वो दादी का टाइम किस्सा हो गया, स्कूल का किस्सा हो गया, केंद्रीय विद्यालय में गए, वॉलीबॉल खेलने गए, 10 दिन मम्मी-पापा के बिना रहे। तो वो टाइम ऐसी छोटी-छोटी चीज़ों ने रोहिणी को बनाया है। फिर मैं उस टाइम पे अपनी फ्रेंड्स के साथ में खेलने गई। फिर उसके बाद में अब आता है, क्योंकि देखो बहुत सारी चीज़ें बतानी हैं वन बाय वन। मैं अपनों को ये एक और चीज़ आपको मिस कर गई बताना कि मेरे घर में, जैसे मैं घर की बड़ी बेटी हूँ, तो मेरे और 3 छोटे भाई-बहन हैं। तो मुझे आज भी याद है कि 2000 में मेरी एक बहन जो अभी लॉयर है वो पैदा हुई थी और उसको लेने गए थे। मुझे सेकंड वाली का इतना याद नहीं है क्योंकि वो 95 बॉर्न है और मैं 93। तो 2000 वाली बॉर्न है, उसका मुझे थोड़ा बहुत याद है कि मैं लेने गई थी और मेरे मेरे पा उस टाइम पे उसको लेकर आए थे। घर में तीसरी बेटी हुई थी तो थोड़ा घर का समझ सकते हो माहौल। फिर भी खुशी थी। मेरे पापा को तो फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे पापा को 10 बेटियाँ हो जाएँ उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे पापा बेटियों से बहुत प्यार करते हैं और उन्होंने हम तीनों बेटियों को बिल्कुल ऐसे क्वीन बनाकर रखा है, तो ये फ़र्क नहीं। लेकिन मेरी मम्मी के और हमारे परिवार के लोगों के मन में था, तो थोड़ा बहुत तो आ ही जाता है। तो फिर मुझे आज भी याद है कि छोटा-सा घर था, मेरे मम्मी को हॉस्पिटल से रिक्शा में लेके आ रहे थे और हाथ में छोटा-सा बच्चा। तो मैं मेरे पापा से ज़िद कर रही हूँ कि मुझे स्कूल नहीं जाना है, बहन आई है आज। मेरे पापा बोलते नहीं, क्योंकि मेरे पापा इतने स्ट्रिक्ट है स्कूल के मामले में, आपको फ़ीवर हो जाए, आपको वॉमिटिंग हो जाए, आपको कुछ भी हो जाए, स्कूल जाना है। जो हो जाए स्कूल जाना है। मतलब मम्मी बोलते थे कि कभी तो एक दिन तो बच्चों को राहत ले लेने दो या नहीं। मेरी मम्मी थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबल है पर मेरे पापा नहीं, नहीं भैया बिल्कुल नहीं। एक और किस्सा है मेरी बचपन का। तो ये तो हो गया कि बहन आई थी और मुझे स्कूल जाने की ज़िद थी और स्कूल नहीं जाना चाहती थी, सॉरी और मैं चाहती थी कि बहन के साथ रुकूं। मेरे पीछे छोटे बच्चे आ रहे हैं क्योंकि अब भाई ऑफ कोर्स पेरिस है और टूरिस्ट है यहाँ पर बहुत सारे। फिर भी मैंने कोशिश की है कि एक कॉर्नर में खड़े होकर, एक बहुत बड़ी मूर्ति है बाद में दिखा दूंगी, वहाँ पर उस मूर्ति के अंदर मैंने अपना फ़ोन फिट करके रखा है कि मैं आप लोगों को अच्छा व्यू के साथ अपनी कहानी सुना पाऊँ। तो मुझे लगता है कि आपको मेरी कहानी बहुत अच्छी लग रही होगी यार। प्लीज़, मैं कोई बहुत प्रोफेशनल नहीं हूँ तो बहुत अच्छा भी नहीं एकदम एक्सपेक्ट करना है, लेकिन इम्प्रूव करते जाएंगे, ठीक है। अभी फर्स्ट एपिसोड है, अगर कोई छोटी मोटी गलती भी हुई हो मुझसे तो मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैं कोशिश करूँगी। तो अब मैं आपको उसके बाद में एक और कहानी नेक्स्ट एपिसोड में बताना चाहती हूँ कि मेरे पापा का एसटीडी पीसीओ होता था और उसके साथ मैंने अपने स्कूल की स्टडीज़ को दोनों को कैसे मैनेज किया, क्योंकि मेरे पापा की उस टाइम पे रेलवे में नौकरी थी, एसटीडी पीसीओ भी था। तो उसके साथ में हम कैसे इस चीज़ को बैलेंस करते थे। तो ये सारी चीज़ें वो किस्से हैं जो मैंने शायद किसी को, अपने फ्रेंड्स को भी नहीं बताएं। मेरे सारे दोस्त सुनेंगे और मुझे मेरे घर वाले आज बोल भी रहे थे कि ये सब मत बताना कि हम लोग रोटी मांग के खाते थे दादी के वहाँ से। आई एम लाइक, मुझे कुछ नहीं छुपाना है भाई, मुझे हर एक चीज़ अपनी डॉक्यूमेंट्री में चाहिए, जो मैंने जिया है, जो मेरे साथ हुआ है, जो मैंने फेस किया है। भाई हम अगर गरीबी में ज़िंदगी जी है, गरीबी से निकल कर आज आपके सामने यहाँ पर खड़ी हूँ, 6 साल से स्विट्ज़रलैंड में हूँ, यहाँ पर अपनी ज़िंदगी जी रही हूँ, अभी पेरिस आई हूँ कुछ दिनों के लिए। तो हर एक चीज़ से हमें अपनी रियलिटी कभी नहीं छुपानी है, हमें एक्सेप्ट करना। ना मैं अभी कभी अपनी कास्ट छुपाती हूँ, ना अपनी कभी पेरेंट्स की कोई, क्योंकि सच कभी छुप नहीं सकता। आप आर्टिफिशियल या फेक लाइफ नहीं जी सकते हो, आपको एकदम रियलिटी में जीना है। आपको अपनी चीज़ों को, जब तक आप अपने पास्ट को, जब तक आप अपनी लाइफ को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो लोग भी नहीं करने वाले। और भूल जाओ ये चीज़ कि हम लोगों को फेक आइडेंटिटी दिखाएंगे। नो, आई डोंट बिलीव इन फेक आइडेंटिटी। जितनी मैं रियलिस्टिक बातें करूँगी, जितना हम लोग रियलिटी में जिएंगे, लोग हमें उतना पसंद करेंगे। और ना भी करे तो भैया आपका प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो जैसी हूँ वैसी हूँ और बहुत मुश्किल से मैंने अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस बिल्ड किया है। और किसी के भी कहने से, किसी की भी वजह से मैं ये कॉन्फिडेंस को किसी भी तरह से ख़त्म नहीं करना चाहती। तो 20 मिनट होने वाले हैं, हो गए ऑलमोस्ट।
अब हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। थैंक यू। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और मिलते रहिए। बाय।